नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 48 जीएसटी काउंसिल का प्रेस रिलीज और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रीजन है, ये सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मैं पहले प्रेस रिलीज निकाल लेता हूँ। आप लोगों ने प्रेस रिलीज पढ़ा हुआ है? ये प्रेस रिलीज, ये प्रेस रिलीज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है masterlearnings.com, इसमें लेटेस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा ये वाला। इसमें हमने नोटिंग भी की हुई है। तो देखिए, मैं टैक्स रेट्स ये सब पे नहीं आता हूं, जो उसमें बाद में आएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करते हैं हम लोग पहले। ये वाला रुकिए। एक नया फॉर्म आया है, क्या नाम है उसका? ये वाला DRC 01B। क्या है ये DRC 01B? देखिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है, 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस है, तो 1 में 100 दिखलाया हुआ, 3B में आपने 80 पे किया हुआ, तो 20 का डिफरेंस अगर है, उसका क्या होगा? क्या एक्शन लेते हैं ये? अरे बताइए। रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। जी बराबर, करेक्ट सर। DRC 01 में 75 सबसेक्शन 12 में एक अमेंडमेंट आई थी। यस जिन्होंने वहां पर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिफाइन किया था। यस और कहा था 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है तो हम आपका डायरेक्ट रिकवरी करेंगे और प्रोसेस ऑफ 78 या 79 शुरू कर देंगे। यस सर। 73 74 नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये 1 वर्सेस 3B में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों आ सकता है? ये डिफरेंस क्यों आ सकता है? किसी गलती के कारण भी तो डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है एक्स्ट्रा इनवॉइस आपने अपलोड कर दिया हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो। तो ये इसके लिए ये डिफरेंस वाकई में किसी गलती के कारण नहीं है, ये एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी है। तो आपको वो सबसे पहले एक नोटिस भेजेंगे। हेलो, ये नोट मैं आपको दिखाता हूं, आप समझिए इस चीज को। मैं किताब खोलता हूं अपनी, आपको मैं याद करवाता हूं, ये हमने आपको पढ़ाया गया था। डिमांड एंड रिकवरी, ये वाले। बताइए, कोई भी लायबिलिटी रिकवरी ऑटोमेटिक है? नहीं। Without following the principles of natural justice, can they recover it? No, they cannot recover it. तो पहले आपको एक नोटिस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? यस नोटिस भेजने के बाद ही तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। यस। नोटिस किस सेक्शन में भेजेंगे? AST 10, ASMT 10, ASMT 10, ASMT 10 में तो डायरेक्ट रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। फिर आप क्या करेंगे? 132, क्योंकि उनको तो 78 79 में जाना है। 132 पॉसिबल नहीं है तो प्रोसिक्यूशन है, पेनल्टी लगाना नहीं है, टैक्स वसूलना है। यस। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन निकाला था और इंस्ट्रक्शन में ये लिखा था कि हम एक सिंपल नोटिस भेज देंगे। ये देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2022, ये एक्सप्लेनेशन देखिए। ये पहले 75 सबसेक्शन 12 में जो अमेंडमेंट आई थी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 73 74, 73 74 करेंगे नहीं तो 73 74 का शोकॉज नोटिस हो ही नहीं सकता है। वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विद रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39, और सेल्फ असेस्ड टैक्स इन्होंने डिफाइन किया कि 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस। ठीक बात है। अब इसको रिकवरी करने के लिए एक वो बोलेंगे नोटिस भेजेंगे। तो हमने देखिए यहां पर सेल्फ असेस्ड टैक्स को एंड एडमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि नोटिस भेजेंगे और आप मान लेते हैं कि हाँ मेरा एडमिटेड टैक्स है, तो या तो आप खुद ब खुद DRC 03 से जमा करवाइए या हम फिर रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। ठीक बात है।
अब इनको एक इंस्ट्रक्शन निकाला और इंस्ट्रक्शन में लिखा फ्रॉम द परयूजल ऑफ द अबव प्रोविजन, यानी कि 75(12), इट इज क्लियर दैट वेयर द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ 1 वर्सेस 3 वी थस सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी, लिख रहे हैं ना, तो लायबिलिटी को एडमिट करवाने के लिए वो आपको एक नोटिस भेज देंगे। यहां लिखा हुआ है किस सेक्शन में भेजेंगे, कोई सेक्शन नहीं लिखा होगा। Accordingly, wherever any such amount of tax self-assessed by the registered person in his outward supply statement is found to be short per this, the proper officer may send a communication. Notice लिख रहे हैं word. Hello. Are they writing the word notice? No, they are simply writing the word communication. अब आप मुझे बता दीजिए, हम लोग ने तो आपके साथ नोटिस की इतनी सारी क्लासेस कर ली है, क्या कोई भी नोटिस अगर वो भेजते हैं तो आप उनसे पूछते हैं ना, भैया सेक्शन तो बता दो? जी सर। बिना सेक्शन के कोई भी नोटिस वैलिड नहीं है। यस सर। और ये इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं कि कम्युनिकेशन भेज दीजिए, एक सिंपल कम्युनिकेशन डिन के साथ, और उससे मांगिए एक्सप्लेनेशन। तो इज दिस इंस्ट्रक्शन एज पर लॉ? यस और नो? यस सर। नहीं, सिंपल कम्युनिकेशन विदाउट मेंशनिंग द सेक्शन, इज इट एज पर लॉ? नहीं, नो। तो क्या ये इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉलोइंग द लॉ? नो। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर अगर ये ऑफिसर्स को डायरेक्शन देता है कि आप विदाउट सेक्शन नोटिस भेज सकते हैं, तो ये दिस इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलर इज सेल्फ टू बी चैलेंज्ड। यस और नो? यस सर। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑडिट हुआ इनका, प्रोसीजर में आते हैं हम लोग, डाउनलोड करके रखा होगा तो अच्छी बात है। इनका एक ऑडिट हुआ डीजीआर का रिपोर्ट के बेसिस पे जो एक्शन नहीं लेते हैं, डीजीआर का रिपोर्ट आया, ऐसे ही ऑफिसर नोटिस भेज देते हैं। इसको मैं आपको पढ़वाता हूं। डाउनलोड किया ये, और उन्होंने अभी, इसने ऑडिट किसने किया है? सीएजी ने किया है। और सीएजी ने ऑडिट करके ये लिखा है उन्होंने कि बिना सेक्शन के कोई भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट एज पर लॉ। CBIC constituted the DGR, Director General of Analytics and Risk Management, with the aim to study, interpret and analyze indirect tax data and share the outputs with various stakeholders. Working of DGR लिखा हुआ है, ये देखिए, एक मिनट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रिस्की टैक्सपेयर्स एंड अदर्स। ये क्या कह रहे हैं? द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12 ऑफ CGST एक्ट शुड बी अदर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग दीज टैक्स पेयर्स, यानी 61, 62, 63, 64, कोई तो सेक्शन मेंशन करेंगे आप। The provisions of the SOP appear to refer to the detailed procedure to be followed under section 61. In audit's opinion, this SOP should explicitly flow from and state clearly and transparently the specific provisions of the CGST Act that are being implemented through SOP. क्या समझ में आया आपको? बताइए, क्या समझ में आया आपको? क्या कहना चाह रहे हैं ये सीएजी कि जो भी आप एसओपी निकालें, इंस्ट्रक्शन निकालें या सर्कुलर निकालें, दैट उसमें जितने भी आप प्रोविजंस लिख रहे हैं या जितना भी ऑफिसर नोटिस इशू करेगा, वो सारा का सारा नोटिस में दे शुड स्टेट क्लियरली एंड ट्रांसपेरेंटली व्हाट द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट which should be which officer wants the taxpayer to follow. मैं एक बार दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं. In audit's opinion, this SOP should explicitly flow from
and state clearly and transparently the specific provisions of the CGST Act. Specific provision मतलब sections that are being implemented through the SOP, Standard Operating Procedure. तो ये तो एक था. अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब गवर्नमेंट न्यू की जो हमने पहले एसओपी निकाला था वो गलत था. कौन सा एसओपी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं. ये पूरा रिकमेंडेशन है ना सर, द ऑडिट ऑब्जर्वेशन. हाँ, ये ऑब्वियसली रिकमेंडेशन ही होता है. मैं आपको दिखलाता हूं किस एसओपी के बारे में बात कर रहा हूं. तो आपको जो भी अगर नोटिस आता है, ये वाला एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 22 मार्च 2000, तो अजीत जी आपको नोटिस आया, बहुतों को नोटिस आया है कि डीजी आर्म का रिपोर्ट के बेसिस पे हम आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं. यस सर. है ना? यस सर. तो भैया सेक्शन कहां मेंशन किया? सेक्शन तो मेंशन कीजिए ना. हाउ यू विल आइडेंटिफाई द ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, विदाउट मेंशनिंग द सेक्शंस? तो इसका बाइंडिंग क्या है सर? रिकमेंडेशन तो है. नहीं, रिकमेंडेशन आप देखिए, सरकार ने 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या किया, वो ले आए. जब सीएजी ऑडिट ने ये किया तभी तो लेके आए कि अच्छा ठीक है, सेक्शन ही मेंशन करना, हम एक नया फॉर्म लेके आते. तो दे अमेंडेड. अब इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे? ये इंस्ट्रक्शन तो है, अब इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे? पहले 75 सबसेक्शन 12 को वो एप्लीकेबल कैसे कर रहे थे? इंस्ट्रक्शन के थ्रू, सिंपल कम्युनिकेशन के थ्रू. हेलो. यस सर. अब वो एप्लीकेबल कैसे करेंगे? अब उन्होंने प्रेस रिलीज में, अब आ जाएगा ये रूल नया 88C, बोला कि अब ऑटो डीआरसी 01B इशू हो जाएगा. मैं पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को. DRC 01B to be inserted for intimation to the taxpayer by the common portal about the difference between liability reported by the taxpayer in Form 1 and 3B for a taxpayer where such differences exceeds the specified amount or percentage, for enabling the taxpayer to either pay the differential liability or explain the difference. उस इंस्ट्रक्शन में भी वो कह रहे थे कि explain the difference. तो एग्जैक्ट वो इंस्ट्रक्शन को उन्होंने कानून का रूप दे दिया. फर्दर क्लॉज डी टू बी इंसर्टेड इन 59 सब रूल 6. ये खतरनाक है. टू रेस्ट्रिक्ट फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 1 फॉर अ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड इफ द टैक्स पेयर हैज नीदर डिपॉजिटेड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन nor has furnished a reply explaining the reasons for the amount remaining unpaid. This would facilitate taxpayers to pay oblique explain the reasons for difference in such liabilities reported by them without intervention of the tax officers. अब मुझे अब समझ में नहीं आया ये है क्या. मैं आपसे पूछूंगा तो आपको पता लगेगा कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है. अब मुझे एक बात बताइए, 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है तो क्या होगा? अरे बताइए, 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है तो क्या होगा? आप कहेंगे नहीं तो मैं कैसे जवाब दूंगा? डिफरेंस पे लाइबिलिटी नहीं, 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है तो क्या होगा? या तो डीआरसी 01B इशू होगा. जी हाँ, 01 इशू होगा, है ना? किस रूल में इशू होगा? 86C 88C. और इसमें क्या लिखा होगा, इसका लैंग्वेज क्या होगा? तो फॉर्म आएगा ना. अच्छा, ये इशू कौन करेगा? ऑफिसर इशू करेगा या ऑटो इशू होगा? पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, आपको पता लगेगा. ये वन वे तो मैं करता नहीं हूं, इंटरेक्टिव ही होता है. बताइए, पैराग्राफ पढ़ के बताइए, ऑटो होगा या ऑफिसर इशू करेगा? हेलो. ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड ना. सिस्टम जो है बाय द कॉमन पोर्टल, तो ये ऑटो होगा. अब आप रिप्लाई कैसे देंगे? पोर्टल में ही रिप्लाई देंगे. जी Yes. अब रिप्लाई देने के बाद अब ये रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. अच्छा, माय वॉइस इज ब्रेकिंग. जस्ट होल्ड ऑन.
ना अब बताइए, ठीक है अब आवाज? हेलो हेलो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अब जवाब दीजिएगा। मुझे फिर से बताइए, 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस है तो क्या होगा? DRC 0 DRC 01 1 भी आएगा। किस रूल में आएगा? किस रूल में आएगा? 88C 88C कौन इश्यू करेगा? ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ, सिस्टम। सिस्टम जनरेटेड। सिस्टम जनरेटर ऑटो आएगा, ठीक बात जी। है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या? इधर यू लाइबिलिटी पर 2। पे और यू रिप्लाई। पे का तो आसान है, रिप्लाई में आइए। आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई भी पोर्टल में होगा। जी yes यस सर। अब ये रिप्लाई ऑफिसर के लिए सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब पोर्टल में आपने रिप्लाई किया है, अब ये केस जैसे आपने रिप्लाई किया, ये केस किसके पास पहुंच जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर। आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा। इस हाँ। 88C को हम लोग पढ़ेंगे तब पता लगेगा प्रॉपर ऑफिसर कौन है, आएगा रूल जी। तभी पता लगेगा। Yes, मोस्ट sir. प्रॉब्ली सुपरिटेंडेंट ही होगा, याद रखिएगा, यस हाँ। सर। यस सर। ठीक है? और ये ऑफिसर नाउ ही विल डिसाइड कि वेदर योर रिप्लाई इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट। अब अगर ये ही डिसाइड द रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी तो क्या होगा? लाइबिलिटी हाँ, लाइबिलिटी फिक्स हो गया आपका। प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर इतना पावर दे दिया गया, और ये जो इन्होंने इश्यू किया है ना, ही सेइंग नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो अगले महीने से R1 नहीं जाएगा, आप GST 1 फाइल ही नहीं कर फाइल नहीं कर पाएंगे। सकते। दिस इज बैड, दिस इज बैड। करप्शन बढ़ जाएगा। यस, बहुत। तो इसका तो कोई तो तोड़ होगा ना सर? वो तो नोटिस में क्या लिखते हैं, उसके ऊपर क्योंकि depend है। अब उसके ऊपर अब ही इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो इसको भेजना पड़ेगा ना, व्हाई ही इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। क्यों नहीं करके? रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। हाँ, ऑफिसर आपने एक रीजन दिया कि ये गलती हो गई, क्लरिकल मिस्टेक हो गई या कुछ और हो गया, या आपने पता नहीं और क्या क्या कारण हो सकता है, एक्स्ट्रा इनवॉइस अपलोड हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब ऑफिसर को लिख के देना पड़ेगा व्हाई ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक बात है। वो जब लिखेगा व्हाई इज नॉट सेटिस्फाइड तभी पता लगेगा कि भैया इसका जवाब फिर क्या देना होगा। एग्रीड? यस सर। यस सर। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिलेड हो जाएगा, क्या ऑफिसर Yes. उसको रुकाने की कोशिश करेगा। यस, टाइम बाउंड पता नहीं सर, टाइम बाउंड भी पता नहीं। हाँ, टाइम बाउंड भी नहीं पता, क्योंकि अब यहां पर ये लिख रहे हैं कि अगर आपने रिप्लाई दे दिया तब तो ठीक है, चाहे वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी हो या नॉट सेटिस्फैक्टरी हो, जब तक आप बात करते रहेंगे तब तक आप GST 1 फाइल होता रहेगा। या फिर ऑफिसर के पास पावर होगी कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ऑफिसर एक बटन उसके पास होगा कि GST 1 रोक दे, सर। है ना? This would facilitate taxpayers to pay or explain the reasons for difference in such liability reported by them without intervention of the tax officers. अभी ये लिख तो रहे हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द टैक्स ऑफिसर्स, तो ये रीजंस को डिसाइड कौन करेगा? कंप्यूटर तो डिसाइड नहीं कर सकता। DRC 01 भी ऑटो होगा, अंडरस्टैंड, आप रिप्लाई भी देंगे पोर्टल में, अंडरस्टैंड, तो किसी ह्यूमन के पास तो जाएगा जी। ये कैसे रुकेगा? तो लेट द रूल कम। और या किसी के पास कोई आइडिया है तो बता दीजिए। प्रैक्टिकल केस होने तक तो इट्स स्टिल डिबेटेबल रहेगा सर। एनुअल रिटर्न को भी ऐसा ही प्रोविजन लाया ना उन्होंने भी। क्या लेके आए एनुअल रिटर्न पे? एनुअल रिटर्न अगर आप पिछले 2-3 साल का एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते तो फिर आगे का रिटर्न नहीं जाएगा R1। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसमें ही आया है शायद सर, कल परसों पढ़ा है कहीं पे मैं।
ये जो मैं पढ़, ये वाला हाँ, ये 3 years, हाँ 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 हाँ। तो ये तो ड्यू डेट के बाद। ये मुझे समझ में नहीं आया है क्या। वही एनुअल रिटर्न अगर नहीं जाते ना, देखिए 37 GSTR 1 है, 39 3B है, 44 एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न 52 TDS नहीं TCS है। To be amended to restrict filing of returns or statements to a maximum period of 3 years from the due date of filing of the relevant return or statement. क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यानी कि सर ड्यू आपका डेट भी के 3 साल Exactly, के sir, मैं मैक्सिमम 3 साल तक फाइल कर सकते हैं। क्या ड्यू डेट, ये चारों रिटर्न जो है, इसका जो ड्यू डेट होगा उसके मैक्सिमम 3 साल तक रिटर्न फाइल कर। अब 17-18 का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, 18-19 का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, जब आ जाएगा तो। यस एक बात बताइए मेरे को, 20-21 का GSTR 1 का जो डिटेल है मैं कब तक फाइल कर सकता हूँ? नवंबर तक? यस 20-21 या 21-22? हम्म। तब ये क्या कर रहे हैं, नवंबर हटा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तो ये तो इसके पहले के अमेंडमेंट 3 का है साल ना, के। हाँ, ओरिजिनल इसके रिटर्न पहले की के बात 3 कर रहा है। साल। ये तो 37 का जो ड्यू डेट है, मान लीजिए जनवरी 17, ये जून 17 का हुआ रिटर्न, तो जून 17 का जो ड्यू डेट होगा उसके 3 साल तक मैक्सिमम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अमेंडमेंट का बात थोड़ी कर रहा है। यस नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझना चाहूंगा। 21-22 मान लीजिए ये जून 2021 का रिटर्न है। हाँ, इसका ड्यू डेट क्या है? 20 नेक्स्ट जुलाई 11 जुलाई। हाँ 11 जुलाई ठीक है जी। हाँ, 1 का मान लीजिए 11 जुलाई, 22 नहीं 11 जुलाई। हाँ, अब यहाँ से 2021 मैक्सिमम 3 साल तक तीन इस साल। रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यानी कि 24 तक, जुलाई 24 तक फाइल कर सकेंगे। 24 जुलाई। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैंने ये जो पॉइंट बताया, पूरा 21-22 का आप रिटर्न GSTR 1 आप 30 नवंबर के बाद तो फाइल ही नहीं कर सकते हैं। सर वो तो 21-22 का एनुअल रिटर्न जो है ना, वो एनुअल रिटर्न नहीं है। एनुअल रिटर्न कहाँ है? 44 एनुअल रिटर्न है ना सर, 44। 44 तो एनुअल रिटर्न है, लेकिन 37 भी तो है। हाँ, तो 37 तो मंथ वाइज होगा, मंथ वाइज जो ड्यू डेट निकलेगा उसके 3 साल तक। एनुअल रिटर्न जो ईयर वाइज उसका ड्यू डेट आएगा उसके 3 साल तक मैक्सिमम फाइल कर सकते हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ। सर आपका 30 नवंबर सिर्फ आपको ITC लेने के लिए तब तक फाइल कर सकेंगे, ये बाद में भी कर सकेंगे, ऐसा है इसको। लेकिन 3 साल तक ड्यू डेट से ITC नहीं मिलेगा फिर। ITC नहीं मिलेगा। यस अभी तीन कर जैसे टैक्स में है ना सर, सेम दिसंबर लास्ट। रुकिए आप लोग बोल तो रहे हैं मुझे कुछ। देखिए थर्ड कह रहा है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी टैक्स पीरियड shall upon discovery of any error or omission therein rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, provided that no rectification of error or omission मतलब छूट गया है invoice in respect of the details furnished under subsection 1 shall be allowed after 30th November following the end of the financial year to which such details pertain or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। इसका मतलब आप GSTR 1 30 नवंबर के बाद 21-22 का, मैं फिर से लिख रहा हूं जो मैं बोल रहा था, 21-22 का 22-23। अब मान लीजिए किसी मंथ का, जून मंथ में, जून का आप कोई इनवॉइस इसमें छूट गया था। अब ये कह रहा है 30 नवंबर के बाद ये जून का जो इनवॉइस है वो आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे 30 नवंबर के बाद। यही मतलब निकल रहा है ना? हेलो यस सर। सर ये सेक्शन अमेंडमेंट के लिए बोल रहा है ना, और वो तो रिटर्न फाइल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अरे अविनाश जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या ये 30 नवंबर को अब 3 साल कर रहे हैं क्या ये? नहीं सर, नहीं, जिसका छूट गया है ना वो सर, रिटर्न फाइलिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सर। ये तो जिसका अमेंडमेंट रिटर्न कर छूट रहे गया है हैं उनके। कि भाई जो मेरा छूट गया है उसको हम 30/11 तक ले लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर मैं जून का रिटर्न फाइल नहीं किया तो मैं आने वाले 3 साल के अंदर फाइल कर सकता हूँ? हाँ, उसके ड्यू डेट के 3 साल तक फाइल कर सकते हैं। ये तो मैक्सिमम। अजीब, एक मिनट, ये तो अजीब सी कहानी है।
सर अभी मैक्सिमम 3 साल, जैसे सर होता है ना, जैसे पुराना रिटर्न अभी किसी का पेंडिंग है, 18-19 का बचा हुआ है, तो आज भी कर रहा है वो, सर वो अभी नहीं कर पाएगा। ओके ओके, ठीक ठीक सर ठीक, 21-22 का अभी नवंबर अभी भी हम लोग कर सकते हैं ना ऐसे। मैं समझ गया। तो आप ये समझिए कि ये एमनेस्टी स्कीम है क्या? देखिए कुछ नो सर, बोला तो नहीं। नो सर, नो सर, नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं देन इट इज एमनेस्टी स्कीम। नो सर। ये तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना सर। नहीं नहीं, 3 साल तक है, इसका मतलब ये कुछ ऑप्शन खोलेंगे, क्योंकि 30 नवंबर तक का तो रिस्ट्रिक्शन है ही। मैंने जून का रिटर्न फाइल ही नहीं किया कि मैं 30 नवंबर के बाद फाइल कर दूंगा। कहिए, ये 3 साल खोल रहे हैं तो क्या ये सेक्शन, अच्छा इसका इफेक्ट तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं 30 नवंबर के बाद तो क्रेडिट ले ही नहीं पा रहा हूँ, 2B में नहीं आ रहा है वो। तो और 3 साल तक खोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। हेलो, इधर क्रेडिट की बात नहीं, रिटर्न नहीं फाइलिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रेडिट की बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसका इफेक्ट तो वहां भी जाना चाहिए ना। ये क्यों खोल रही है गवर्नमेंट? नहीं, क्या अभी सर या मैं कुछ अलग समझ रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर, नहीं इसमें रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं सर। सर अभी क्या 17 रिटर्न का भी फाइल कर सकते हैं ना क्या बात GST कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? यस ऐसा है 17-18 का रिटर्न GST 1 अगर फाइल नहीं हुआ सर अभी एक महीने का हाँ, क्यों नहीं कर सकते? फाइल नहीं करेंगे। नहीं, किसी किसी का सर अभी तक किसी का तो भी फाइल भी नहीं हुआ, उनका फाइल भी किया हुआ है 17-18 का। खैर मुझे जो लग रहा है, सर एक महीने का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो अगले महीने का रिटर्न नहीं होता। करेक्ट, ये अभी से आ गया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मे बी दिस इज एमनेस्टी स्कीम, मे बी दिस इज एमनेस्टी स्कीम। ना नहीं है एमनेस्टी स्कीम, नहीं ना 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 ना, क्योंकि अगर ये return देखिए file सेक्शन करोगे। 37 कमेंट कर रहा है। सर एक मिनट रुकिए, एक बात बताइए सर, हाँ आप कहिए अमित जी। सर ये अपना GSTR 1 एक महीने का फाइल मत करो तो नेक्स्ट महीने का वो करने नहीं देता। करेक्ट, और 3 साल होल्डिंग कैसा रखेगा सर? ये कुछ अलग चीज है। मैं वही कह रहा हूँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ अभी क्या है, अभी थोड़े आया है लोगों ने ना, ये तो 17-18 अभी का आया रिटर्न है फाइल किया, ना, उसके बाद ये तो किया है नहीं अभी तक, पुराना फाइल नहीं बोल रहा तो उनके लिए वैसे लोगों के लिए तो उसके बाद एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये जरूर एमनेस्टी स्कीम का हिस्सा होगा, मुझे नहीं पता। चलिए खैर ठीक है, लेकिन आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये जो मैं कह रहा था 30 नवंबर। सर इसमें मैं थोड़ा एक कहना चाहूंगा, अभी 17 हाँ। 18 एक बंदे का उन्होंने रिटर्न फाइल किया, 18-19 से उन्होंने अभी तक फाइल ही नहीं किया है। तो मैंने परसों जाके देखा उनका अभी भी एक्टिव है, तो वी कैन फाइल द रिटर्न। तो मैंने बोला जितनी जल्दी हो सके उतना करो, ये आने के बाद अभी तो होगा नहीं बाद में, अच्छा 3 साल बाद। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यस, ये एमनेस्टी स्कीम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 17-18 का रिटर्न नहीं फाइल हुआ, 18-19 का रिटर्न फाइल नहीं हुआ, 19-20 का रिटर्न फाइल नहीं हुआ, 20-21, 21-22, और हम लोग कहाँ हैं? 22-23 में है। 17-18 का रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 20-21 तक, 18-19 का कर देंगे 21-22 तक, और 19-20 का ये 22-23 आ ही गया है। तो मतलब 17-18, 18-19, 19-20 का 22-23 आ ही चुका है, यानी कि 19-20 का अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो होगा, क्योंकि अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां पर आते हैं। तो ये पुराना रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, यस सर, ओल्ड रिटर्न फाइल। तो ये 3 साल क्यों लिख दिया इन्होंने? ला रहे हैं ओल्ड रिटर्न फाइलिंग का, ये रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं ये हाँ, बोल रहे हैं आप नहीं फाइल कर पाएंगे। ओल्ड रिटर्न जिसका छूट गया 3 है, साल के, हाँ आप 3 साल के बाद नहीं फाइल कर पाएंगे उसको। हाँ जिनका छूट जाएगा वो 3 साल बाद फाइल ही नहीं कर पाएंगे। ये मतलब ये पुराना जो पाप है उसको खत्म करने के लिए या धोने के लिए है ये, और कुछ नहीं है। हाँ। यस, ये इट इज जस्ट, इट विल बी एमनेस्टी स्कीम, इट विल बी एमनेस्टी स्कीम। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो चुका होगा सो मोटो। नहीं अभी फिर थोड़े लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं जरूरी है। नहीं। चलिए ऊपर से देखना शुरू करते हैं।
वही एक इम्पोर्टेंट था। और अब यहां देखते हैं, ये तो रेट ऑफ टैक्स है। रेट ऑफ टैक्स कम इसलिए भी करते हैं, बाई चांस आईटीसी नहीं मिल रहा है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये सब होता है। इसको छोड़ते हैं, ये सब भी रेट्स ऑफ टैक्स है। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट फॉर पर्सनल पर्पस, तो सो देयर इज नो बिजनेस, यस नो जीएसटी। यस ठीक बात है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। लेवाई नहीं है तो जीएसटी कहां से लगेगा। अब कहानी यह है कि पता कैसे लगेगा। मान लीजिए मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैंने किस किराए पे दिया हुआ है, किसी भी एनी पर्सन को मैं किराए पे दूंगा, रिवर्स चार्ज है या नहीं है? हेलो, इफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रिवर्स चार्ज है या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, याद रखिएगा, किसी को भी आप देंगे तो। अरे हाँ या ना कुछ? जी सर, जी सर। हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, यूट्यूब में वीडियोस भी हैं, यस मैं आपको अपनी किताब में दिखला भी देता हूं। क्या सीरियल नंबर आया था इसका? रेसिडेंशियल, ये तस्वीर है। ये देखिए सीरियल नंबर 6AA, एनी पर्सन, रिसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक बात है। और हमने ये एक चार्ट बनाया था जहां पर हमने कहा था यूआरपी टू यूआरपी, यूआरपी टू यूआरपी कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं लगेगा, आरपी टू यूआरपी तब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आरपी टू यूआरपी तब नहीं लग रहा है, मतलब लग तो रहा है लेकिन टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल यूनिट गिवन फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल यूनिट गिवन फॉर कमर्शियल पर्पस टू यूआरपी, तो एफसीएम लगेगा। लेकिन अगर यूआरपी टू कंपनी है, फर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, तो रेजिडेंशियल यूनिट दे रहा है रेजिडेंशियल के लिए, तो हमने लिखा है टैक्सेबल अंडर आरसीएम इफ देयर इज ए लेवाई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, पता कैसे लगेगा? मतलब अब नोटिस आ जाता, आप समझिए इस चीज को, होता क्या है। आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी सोल प्रोप्राइटर को दिया है, आपके पास एक नोटिस आ गया, वो सर आरसीएम में टैक्स क्यों नहीं दिया? क्या जवाब होगा? पहले बताइए। सर आरसीएम तो रिसिपेंट को लगेगा, सप्लायर को नहीं। हाँ हाँ, ऑब्वियसली सप्लायर, ये रिसिपिएंट आप हैं, सोल प्रोप्राइटर। तो सप्लायर ने अपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप लोगों को किराए पे दिया हुआ है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दिया हुआ है, उसके बावजूद आपको एक नोटिस आ जाता कि सर आपको तो आरसीएम पे टैक्स देना था। सर पहले तो 2 साल बाद आया, 2 साल बाद रजिस्टर एड्रेस देखेंगे पहले ना, रजिस्टर्ड एड्रेस, वो प्रीमाइसेस बिजनेस के लिए वही रजिस्टर्ड किया है क्या नहीं। जैसे कि हमने मैंने ले लिया और मैंने दूसरा और कोई जगह दिया है तो मुझे आरसीएम लगेगा नहीं, मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ अगर मैंने बिजनेस का एड्रेस दिया। अच्छा ठीक है, और कुछ? ये तो ठीक है, चलिए और मैंने आपको बताया है। हेलो, क्या बताया था? बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता लग जाएगा। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे, क्या पता लगेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से? दो अकाउंट बना रहा होगा, एक बिजनेस का अलग बना रहा होगा और एक पर्सनल का अलग बना रहा होगा। यस, पर्सनल बैलेंस शीट में इसमें। यस, अगर बिजनेस के बैलेंस शीट के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये रेंट को एज एन एक्सपेंस क्लेम करने लगता है, हाँ, तो क्या होगा? लेवाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, यस। और पर्सनल में शो करता है, इसका मतलब एग्जेम्प्ट है।
आपको तो सिंपली ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखलाना है उसको, दिस विल बी द कंक्लूसिव प्रूफ, उसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बुक्स में नहीं दिखेगा ना सर, पर्सनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इनकम टैक्स में अगर भी। बुक्स देखिए, अगर बुक्स में नहीं दिख रहा है तब तो और अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है सोल प्रोप्राइटर अपना सिर्फ बिजनेस अकाउंट बना रहा है, पर्सनल बना ही नहीं रहा है, बोलो बिजनेस में कहाँ आएगा, दिखला दीजिए। ड्राइंग्स में आ जाएगा, ड्राइंग्स, कहाँ आ जाएगा? ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ड्राइंग्स, ठीक है, फिर तो पर्सनल है ही ना, आएगा सर। फिर तो पर्सनल है ही जब ड्राइंग्स में है तो ये एक हमने करी दी। ये इंसेंटिव पेड बाय बैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्कीम for promotion of RuPay debit card and low value Bhim UPI transactions are in the nature of subsidy and thus not taxable. Why it is not taxable? Central government. Subsidy is, why subsidy is not taxable? Because it is excluded from the definition of consideration. Consideration का definition मैं दिखला देता हूँ आपको, अगर याद नहीं है आप लोगों को। कौन सा definition है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बताइए, सी से है ना, ऊपर ही होगा 31। ये shall not include 15-3 में भी है ना, 15-3 वैल्यूएशन रूल में, वैल्यूएशन में भी है, वैल्यूएशन में भी है, but shall not include any subsidy given by the central government or state government. वैल्यूएशन भी देख लेते हैं 15 में, 15-3 बता रहे हैं आप, 15-3 में। जी सर, अभी देखता हूँ, ये तो डिस्काउंट के बारे में है, सब्सिडी कहाँ है इसमें? अच्छा ये रहा, है सर। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, यहाँ भी एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है, ये कंसिडरेशन में नहीं है तो यहाँ कैसे आएगा, है ना? लेकिन ये वाली सब्सिडीज आएगी, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, जहां पर मतलब रेवेन्यू सब्सिडी आर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू नेचर या फिर कैपिटल नेचर, तो रेवेन्यू नेचर विल बी इंक्लूडेड और वरना एक्सक्लूडेड। लेकिन ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। चलिए, डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी, ये आपको डीक्रिमिनलाइजेशन दिखलाते हैं, कहाँ है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। किस सेक्शन में कमिश्नर के पास पावर है अरेस्ट करने का? सेक्शन 132 में सर, नहीं 69 में 132 अरेस्ट करने का, 132 में ऑफेंसेस डिफाइंड है। जी 132 सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंसेस डिफाइंड है वो ए से लेकर कहां तक है? के एल तक है ना, एल तक है, ए से लेकर। लेकिन 69 में कमिश्नर के पास जो पावर है वो सिर्फ 4 ऑफेंसेस के लिए है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, एक इसमें लिख दिया कि अगर टैक्स इवेजन एक्सीड्स 1 करोड़ तो इम्प्रिजमेंट है अप टू 5 years प्लस फाइन, कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 69 बिफोर प्रोसिक्यूशन। वैसे अरेस्ट का प्रोविजन, अरेस्ट कब होता है? प्रोसिक्यूशन के बाद, लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट है, चार्जशीट फाइल करने से पहले ही अरेस्ट हो जाएगा। कॉग्निजिबल है, यानी कि अरेस्ट वारंट बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 69। अरेस्ट वारंट कौन साइन कर लेगा? कमिश्नर साइन कर लेगा। नॉन बेलेबल, मजिस्ट्रेट में ग्रांट द बेल। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ में है, कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 69 बिफोर प्रोसिक्यूशन, लेकिन ये नॉन कॉग्निजिबल है, यानी कि अरेस्ट वारंट कोर्ट से लेके आना पड़ेगा और एसीडीसी में ग्रांट द बेल। एक्सीड्स 1 करोड़ एंड अप टू 2 करोड़ अप टू 1 year, कमिश्नर के पास अरेस्ट का पावर नहीं है अंडर सेक्शन 69, उसको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा पुलिस में, तभी वो अरेस्ट कर सकता है, इवन बिफोर प्रोसिक्यूशन। अरेस्ट वारंट किससे लेके आना होगा? कोर्ट से, और बेलेबल है, और अप टू 1 करोड़ है तो नो अरेस्ट नो प्रोसिक्यूशन, खत्म। तो ये अप टू 1 करोड़ डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया, ठीक बात है। तो ए बी सी डी में ये सेम टेबल चल रहा है। ए में क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो बिना इनवॉइस किए आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है, ये फेक इनवॉइस का केस है, जब आपने इनवॉइस तो इशू कर दिया लेकिन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई नहीं किया, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्रिमिनल। फिर ये है कि
रॉन्ग इश्यू ऑफ इनवॉइस अगेंस्ट आईटीसी इज अवेट, और सामने वाला रिसिपिएंट के लिए ये है, और ये भी एक है कि नॉन डिपॉजिट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट आफ्टर कलेक्शन, कलेक्शन के बाद आपने गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट नहीं किया। तो ये 4 है। अब ये डीक्रिमिनलाइजेशन देखिए क्या कहता है, raise the minimum threshold of the tax amount for launching prosecution under GST from ₹1 crore to 2 crore, except for the offences of issuance of invoices without supply of goods or services or goods। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ है? ये क्या कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए उनको मिनिमम कितना करेंगे अब वो? 2 crores 2 करोड़ tax liability, tax amount, एक्सेप्ट फेक except fake invoices। यानी क्लॉज बी का, Yes, क्लॉज बी का 1 करोड़ रहेगा। अब लॉ देखते हैं, ABCD, यहां क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। अब अप टू 1 करोड़ में नो अरेस्ट नो प्रोसिक्यूशन है। अमेंडमेंट के बाद क्या होगा? अप टू 2 करोड़ में नो अरेस्ट नो प्रोसिक्यूशन। यही मतलब निकला ना? yes sir। ए में भी यही है, लेकिन बी में ऐसा ही रहेगा। सी में ये अप टू 2 करोड़ हो जाएगा, डी में अप टू 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक बात है? और सभी जगह जहां जहां भी है, क्योंकि और भी तो एल तक है ना, यहां भी अप टू 2 करोड़ हो जाएगा ई में। यस, यहां तो खैर अमाउंट दिया ही बनी है, यहां भी हो जाएगा। ठीक है। Reduce the compounding amount from the present range of 50% to 150%। ये कौन सा सेक्शन है? 138 कंपाउंडिंग का है। Of tax amount to the range of 25% to 100%। कंपाउंडिंग दिखलाता हूं। कंपाउंडिंग में पहले मिनिमम कितना देना पड़ता था कंपाउंडिंग के लिए? 50%। 50%, yes sir। अब मिनिमम कितना है? 25%। ये देखिए, पहले था 50% मिनिमम और मैक्सिमम 150%। इसमें हमने कोई एग्जांपल लिया था क्या? यस, ये एग्जांपल लिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं? 25% एंड 100% कर रहे हैं, तो आप जेल से बच पाएंगे। फिर डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन अंडर GJK। जी में क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिंग और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अभी क्या है इसमें देखिए जी क्लॉज में नॉन कॉर्पोरेशन में देखिए अरेस्ट है ना, यस ये खत्म कर देंगे। यस फिर क्या था? जे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस खत्म कर देंगे। यस फिर क्या है? जी जे और के, GJK के। क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए इजी है, लेकिन प्रूव करने के लिए डिफिकल्ट है। करेक्ट। इसके और ये लिए फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसमें भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते थे, ये भी खत्म हो गया। ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिफंड के लिए कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये देखिए, ये फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये क्या है? आज मुझे एक बात बताइए, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है क्या इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर पाएंगे? नहीं, नो, इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यस, किस सेक्शन में? 24 में। क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स बेच पाएंगे? अभी फिलहाल नहीं, तो इसके बाद कब बेच सकते? नहीं, अभी का बताइए। हाँ। ये भी नहीं बेच पाएंगे, इनको नहीं, भी रजिस्ट्रेशन नहीं। लेना जरूरी है। नहीं नहीं, यस सर। सिमिलरली क्या कंपोजिशन लेवाई वाले बेच पाएंगे? नो, नो, नहीं। कंपोजिशन लेवाई वाले अगर रिस्ट्रिक्शन में ना, इफ दे सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो इनका Yes, sir. रजिस्ट्रेशन, ये कंपोजिशन से इनको बाहर आना पड़ेगा। यस सर। अब ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। देखिए अमेंडमेंट क्या लेके आ रहे हैं। मैं जब ये सुन रहा था, मतलब ये GST काउंसिल मीटिंग से पहले,
और मैं सुन रहा था कि यूआरपी वालों को अलाउ कर देंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, कंपोजिशन वालों को भी अलाउ कर देंगे, लेकिन वो इस तरह से अलाउ करेंगे मैंने आइडिया नहीं लगाया था। ये कह रहे हैं कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच पाएंगे इंट्रा स्टेट ओनली। यस सर। सिर्फ इंट्रा स्टेट। अब बताइए मुझे क्या होगा। मान लीजिए अमेजन में मेरा मैं यूआरपी हूं, अमेजन में लिस्टिंग करवाता हूं। अब जैसे मैं अमेजन में लिस्टिंग करवाऊंगा तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अमेजन वाला, अभी क्या होता है, अमेजन वाला बोलता है भैया लिस्टिंग तो करवा रहा हो, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ। ठीक है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो अमेजन इसको कहता है बिना जीएसटी नंबर को उसको आगे नहीं बढ़ने देता। अब अमेजन को अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा, और अगर वो पूछेगा यूआरपी है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो और एक चीज पूछेगा, आप सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इस यूआरपी से पूरा एड्रेस ले लेगा। मान लीजिए एड्रेस दिल्ली का देता है, तो यहां पर ये दिल्ली लिख देगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये सिर्फ दिल्ली से दिल्ली सप्लाई करेगा, और इसके बाद ये अमेजन वाला क्या करेगा, जितना भी पिन है, पिन कोड है दिल्ली का जो 11 से शुरू होता है, उसको एलिजिबल कर देगा। बाकी सारा पिन कोड इनएलिजिबल हो जाएगा, ऑटो होगा, वो सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करेगा। ठीक, अब इस यूआरपी के गुड्स में आप गए, आपको ये गुड्स समझ में आ गया, और आप दिल्ली के हैं, और दिल्ली का आपका एड्रेस होगा। तो जैसे आप दिल्ली के एड्रेस में डिलीवरी लेंगे, तो ये जब गुड्स में करेंगे तो आप देखते होंगे डिलीवरी इज अवेलेबल या डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल टू दिस पिन लिखा होता है ना सर। यस सर। तो दिल्ली वाला दिल्ली के यूआरपी से तो खरीद पाएगा, जैसे वो अपना पिन डालेगा 110001, तो ये खरीद पाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर झारखंड में बैठ के अगर मैं चाहूं कि ये वाला गुड्स मैं अपने यहाँ मंगवा लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं इससे नहीं मंगवा पाऊंगा यूआरपी से, वो डिलीवरी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपना पिन कोड जैसे डालूंगा कहेगा डिलीवरी इज नॉट देयर इन दिस पिन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्रोविजन को इंप्लीमेंट होने के लिए जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस लेके आने होंगे, तभी तो करेगा। अब पढ़िए, जीएसटी काउंसिल इन 47th मीटिंग had granted in principle approval for allowing unregistered suppliers and composition taxpayers to make intrastate supply of goods through e-commerce operators, subject to certain conditions. The council approved the amendments in the GST Act and GST rules along with issuance of relevant notifications to enable the same. Further, considering the time required for development of the requisite function on the portal, as well as for providing sufficient time for preparedness by the e-commerce operators, council has recommended that the scheme may be implemented with effect from 1st October 2023. अभी तो बहुत टाइम है, 6 महीने का टाइम है। अब भाई इसमें कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन ये सब आया, मुझे नहीं पता, मैंने तो याद ही नहीं आ रहा, मैंने देखा भी है कि शेड्यूल 3 में किस तरह की सप्लाई है? नो सप्लाई। वो सप्लाई। नो सप्लाई क्या एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होता है? नहीं, नहीं होता। अब आइए, अभी शायद फ्राइडे के सेशन में ये कोई पूछ भी रहा था कि गणेश जी, नहीं संतोष जी पूछ रहे थे, संतोष काड़ू जी, कि ए यूएसए में बैठा हुआ है, बी नहीं ए इंडिया में है, बी भी इंडिया में है, ये इसको अब ऑर्डर देता है कि यूएसए में गुड्स चाहिए, तो ए दुबई के किसी को बोलता है और दुबई वाला यूएसए सप्लाई कर देता है। इज इट सप्लाई या नो सप्लाई? अच्छा, पहले ये बताइए, इज इट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर कस्टम्स? नो, बिकॉज एक्सपोर्ट होने के लिए गुड्स शुड मूव फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड। ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये तो आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इसको कमीशन तो मिल रहा है ना। यस। तो ये कमीशन टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है? नॉन टैक्सेबल होगा सर।
कमीशन, ये वाला कमीशन जो इसको मिल रहा है, नॉन टैक्सेबल। ना ना ना, No, taxable का taxable. कमीशन तो टैक्सेबल होगा फॉर द रेंडरिंग Yes. ऑफ सर्विसेज, लेकिन Yes. सप्लाई ऑफ गुड्स मान लीजिए 100 है और इसको 20 रुपया मिल रहा है, That's what we taxable. तो इस अमेंडमेंट से पहले पूरा 120 टैक्सेबल था, Yes. इस अमेंडमेंट के बाद ओनली 20 टैक्सेबल है। लो, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3, supply of goods from place in non-taxable territory to another place in a non-taxable territory without such goods entering into India, लिखा हुआ है ना। Yes. ये कब से आया? 1 फरवरी 2019 से आया, और ऐसा ही 8A और 8B, ये 3 आए थे। कंसंट्रेट इस पे करते हैं। मुझे एक बात बताइए, 1 जुलाई 2018 को ऐसा ही ट्रांजैक्शन हुआ जो मैंने बताया आपको, दुबई टू यूएसए फ्लो हुआ, जो इंडिया में बैठा हुआ बंदा है इसको 120 रुपीज मिला, 120 टैक्सेबल होगा या फिर 20 टैक्सेबल होगा? 120. 20। इससे पहले है ना। हाँ. अब नोटिस आ गया, इसने इसके ऊपर से 20 रुपीज पे टैक्स दिया, 100 पे नहीं दिया। बहुत सा 100 पे भी आपको टैक्स देना है, बताइए देगा या नहीं देगा? मतलब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और ये नोटिस आया 2022 में, तो एज पर लॉ देना चाहिए, देना चाहिए. है ना। तो अब ये लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भैया ये जो आया है ये हम विद रेट्रो, अविनाश जी म्यूट कीजिए, हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव कमेंट करेंगे। अविनाश जी म्यूट तो कर लिया कीजिए। ठीक है ना अविनाश जी कहाँ? फिर हम लोग चले। चलिए, Para 780 were inserted with effect from this to keep certain transaction/activities such as supply of goods from a place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory, high sea sale and supply of warehouse goods from before their home place outside the purview. In order to remove the doubts and ambiguities regarding taxability of such transactions activity, during this the council has recommended to make the said para effective with from 1st July 2017. 70. अब मुझे एक बात बताइए, मैं सबको एक एडवाइस करता हूं, फाइट द केस, कंटेस्ट। क्यों? आज मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में मान लीजिए 1 जुलाई 2018 में नोटिस आया था और वो पे कर देता तो क्या होता है? सरकार उसको रिफंड दे देती? लिख दिया, however, no refund of tax shall be available in case where any tax has already been paid. Yes. तो फाइट कीजिए ना। तभी तो केस जिंदा रहेगा। और आप लोग करते क्या, फटाफट डीआरसी, हाँ सर क्लाइंट की तो गलती है, डीआरसी 03 से पेमेंट कर देते हैं। इंतजार कीजिए, माइंडसेट अलग रहता है। अच्छा, हाँ अच्छा वक्त भी आएगा, लॉ आपके साथ होना चाहिए। देखिए ये सब है ना, कितना इनइक्वलिटी जनरेट करता है कुछ अमेंडमेंट्स, आप देखिएगा। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर ले कि दिस लॉ इज इनइक्वल टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन, तो अमेंडमेंट आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, तो यू हैव टू फाइट द केस फॉर दैट। ये केस देखिए इन्होंने क्या लिखा, the council has recommended to amend sub rule 1। अच्छा, सेक्शन 16 में सप्लायर रिसिपिएंट 100 + 18 = 180, ठीक बात है, 18 रुपया इसको, और अच्छा ये 118 रुपया पे नहीं करता 180 डेज के अंदर, तो क्या होता है 18 रुपीज का रिवर्सल है। Yes. Yes. लेकिन अगर ये सिर्फ 59 रुपीज पे कर देता है तो
पूरा ही रिवर्सल है। नहीं, पूरा रिवर्सल था। तो प्रोपोर्शनेट नहीं, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट क्लेम कर सकता है ना। आधा पे कर दिया है तो 9 रुपया का क्रेडिट क्लेम करे, बाकी 9 रुपया रिवर्सल करे। ठीक बात है या नहीं? Yes. सही है। अब इसमें क्या हो रहा था कि हम लोग तो यही एडवाइस करते थे कि भैया जितना पे किया उसका प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कर। आपको याद होगा, हमने क्लास में बोला भी है। यस। तो अब ये अमेंडमेंट भी आ गई। ओनली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग टैक्स पेबल, इसके बेसिस पे, यानी कि जो 118 के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट निकाल लीजिए। ठीक बात है। ये देखिए, ये आपको मजा आएगा। ये तो सबसे पहले उठाना था, ये मैं रह गया। आज के डेट में होता क्या है कि सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर 1 फाइल करेगा, इसके 2A में नजर आएगा। 2B अभी हम लोग नहीं कर रहे, 2A समझते हैं क्योंकि पुराना ही केस ले रहे हैं हम लोग। 1 फाइल करेगा, 2A में नजर आएगा। अगर नहीं आपका इनवॉइस छूट जाता है तो इसको कहता है रिवर्स कीजिए। ठीक बात है। अब इसको कह रहा है आईटीसी रिवर्स कीजिए। बोले क्यों कीजिए? बोला सर अगर इसका 1 में आ जाता तो हम लोग मान लेते हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C का कंप्लायंस है। अगर 1 में ये आपका इनवॉइस डाल देता है तो हम मानते हैं कंप्लायंस है, और सप्लायर मान लेते हैं कंप्लायंस है। कैसे? कि इसने 3B के में पेमेंट भी कर दिया होगा ये टैक्स। ठीक बात है। लेकिन क्या सप्लायर से 3B से पेमेंट करेगा? हो सकता है वो इनवॉइस जो आपका जो सप्लाई है वो B2C में दिखलाया हो। आपका जो सप्लाई है वो दिखलाया नहीं, लेकिन DRC 03 से पेमेंट कर दिया वो। तो हम लोग के पास जब ये केस आता था, आप लोग के पास बहुत सारे नोटिस आ गए, तो हम लोग तो यही सारे पॉइंट लेते थे। हम लोग मैचिंग ही अलाउड नहीं है ना। अगर मैचिंग कर रहे हैं, अगर आप यही सेक्शन को कोई ऑफिसर ये लिख देता है था इसका वॉलेशन है, तब हम लोग कहते थे कि ये हुआ होगा या ये हुआ होगा। आप सप्लायर से पता करो, हमसे रिवर्स मत करवाओ, क्योंकि हम आसानी से रिवर्स, क्योंकि आईटीसी को आसानी से रिवर्स कर सकता है, इससे तो कैश वसूलना है। और हो सकता है इन दोनों का जुरिडिक्शनल ऑफिसर अलग अलग हो तो मुश्किल है। तो काउंसिल ने ये कह दिया कि आप तो रिवर्स कर ही दो, हम आपसे रिवर्स करवाएंगे। लेकिन सप्लायर ने जब पेमेंट कर दिया होगा तब आप रीअवेल भी कर लेना। ये देखिए, द काउंसिल रिकमेंडेड टू इंसर्ट रूल 37A to prescribe mechanism for reversal of input tax credit by a registered person in the event of non-payment of tax by the supplier by a specified date. And ये specified date भी डाल दिया इन्होंने। चलिए ठीक है। और 3 साल तक पेमेंट नहीं किया, 4 साल तक पेमेंट नहीं किया, ये अलग कहानी है। And mechanism for reavailment of such credit if the supplier pays subsequently. This would ease the process for complying with the condition for availment of ITC under Clause C of CGST Act. अब मुझे एक बात बताइए, रिसिपिएंट, मान लीजिए रिसिपिएंट रिवर्स कर देता, सप्लायर ने पे कर दिया ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, रिसिपिएंट को कैसे पता लगेगा? या फिर रिवर्स कर दिया, फिर अब रिसिपिएंट इसके पीछे पीछे भागा पड़ रहा है कि बता दो भैया पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, मुझसे तो रिवर्स करवा लिया गया, ये होगा। और सप्लायर ये कह रहा है सर हमने तो B2C से पेमेंट किया है, तो प्रूफ दे दो। आप लोग का व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि रिसिपिएंट्स आर बीइंग मेड स्केपगोट। ये बलि का बकरा यही बन रहा है बेचारा रिसिपिएंट। करना मुश्किल है। सो उससे अंडरटेकिंग ले सकते हैं ना सप्लायर से, गवर्नमेंट मान जाएगी। अभी मेरा हाँ बताइए। एक केस हुआ था अभी, तो B2B से मेरे क्लाइंट ने पे किया था, लेकिन GST 1 में अपलोड नहीं किया था। महाराष्ट्र का केस था। एक बार फिर से कहिए। B2B में अपलोड था,
ना B2B में उन्होंने सॉरी GSTR 3B में उन्होंने पेमेंट किया था हाँ और GSTR 1 में उन्होंने अपलोड ही नहीं किया था उसका। अच्छा ओके ओके ओके, तो महाराष्ट्र का केस था, तो उनको हमने सर्टिफिकेट दिया और उन ऑफिसर ने मान भी लिया था उसको, तो उसका हमने ओके डिटेल निकाल के दिया था, इतना बस। ये अच्छा अभी हाल ही में हुआ है। इसका मतलब 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ Mismatch था। 100 होगा, यहाँ Yes. 120 होगा, इसने Yes, ज्यादा sir. पे किया यस और ये ज्यादा इसी का है यस सर, और पैसा का पैसा मिल गया होगा, है ना? यस यस सर। ओके तो मान गया, ठीक बात है, Yes, sir. चलिए ठीक, दैट्स गुड, ऑफिसर वाज नाइस। और क्या हो सकता है? और ये सप्लायर बाय स्पेसिफाइड डेट, ये लिखने का क्या मतलब बना? स्पेसिफाइड डेट का तो 16/4 लगा देंगे यहाँ पर। Yes. 16/4 क्यों लगाना चाह रहे हैं? चलिए ये डाइसी सा सिचुएशन है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? So, यानी इसका मतलब कि अगर उन्होंने 30 तारीख तक 30 नवंबर तक उन्होंने पे किया तो उनको तभी मिल जाएगा, और बाद में अगर उसके बाद क्या तो रीपेमेंट कर सकेंगे। तो पता नहीं, जैसे वहां 3 साल का डाला है, 3 साल का पीरियड यहाँ भी डाल देंगे। सर जैसे कि यहाँ पे भी स्पेसिफाइड डेट है ना, वहां पे जब आप पिछले साल का डेट डालते हैं तो एक्सेप्ट कर देते हैं, तो उसके बाद ड्यू डेट के बाद वो नहीं करेगा, ऐसा कुछ होगा उसमें स्पेसिफाइड डेट के बाद। नहीं क्या करना चाह देखना पड़ेगा सर, आते थे भी। तो एक सवाल था, जब अब वो बोलते रिक्लेम करना है तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे हम आगे जाके ऑडिट में? मतलब ये लॉ बोल रहा है जब वो वेंडर पे कर देंगे यू कैन रिक्लेम। हाँ सिंपल है, तो उसको जस्टिफाई करना है ना सर? यस। हाँ मतलब कैसे पॉसिबल है, सप्लायर ने पे कर दिया, रिसिपिएंट को कैसे पता लगेगा? या ये रिसिपिएंट को पता लग गया ऑटोमेटिकली रीअवेल कर लिया, फिर नोटिस आ गया कि भैया रीअवेल क्यों किया आपने, किस बेसिस पे किया? वैसे सप्लायर ने पे कर दिया, बोला हमें कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा? या सप्लायर इसको सर्टिफिकेट देगा, या पोर्टल में ऐसा कोई सिस्टम डेवलप होगा कि रिसिपिएंट या इसके 2B में ऑटोमेटिकली आ गया? में आप एक्स्ट्रा तो कलर चेंज हो जाएगा, वो भी है सर। यार देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मुझे लग रहा है वो 3 साल का सिस्टम समझिए। ये GSTR 1 में अगर कुछ अमेंडमेंट लेके आते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहानी कर रहे हैं। मान लीजिए 21-22 का कोई इनवॉइस है जो छूट गया, मैंने अपलोड ही नहीं किया, और मैं 3 साल तक इसको अपलोड कर पाऊंगा, क्या GSTR 1 में कोई एनेक्सर लेके आएंगे? कि जो छूटा हुआ इनवॉइस, एक तो करेक्शन वाला है और दूसरा छूटा हुआ इनवॉइस, ताकि रिसिपिएंट को पता लग जाए कि भैया हाँ हमने पेमेंट कर दिया। कुछ तो कनेक्शन है वो 3 साल और इसमें, या तो 3 साल वाला एमनेस्टी स्कीम है या इसके साथ रिलेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, सब नोटिफाई होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, पोर्टल काम करने लगेगा तभी। अच्छा आजकल ये सर्टिफाइड कॉपी देना होता है? यस सर। तो 7 दिन के अंदर टू प्रोवाइड Yes, sir. क्लैरिटी ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फील्ड अगेंस्ट एंड द इशुएंस ऑफ फाइनल एक्नॉलेजमेंट, दिस फैसिलिटी टाइम। पता नहीं इसमें क्या क्लैरिफिकेशन डालना चाह रहे हैं। अच्छा एक नया फॉर्म लेके आ रहे हैं APL 01W APL 03W, जहां पर यू कैन विथड्रॉ द अपील। यस संतोष जी। सर ऊपर वाले केस में सर्टिफाइड कॉपी अगर पोर्टल पे अपलोडेड है तो उनकी जरूरत नहीं रहेगी, नहीं मानते ऐसा सर, कुछ है? नहीं मानते सर यहाँ पे। नहीं अभी तक मान नहीं रहे, लेकिन अभी उन्होंने ये चेंजेस उन्होंने प्रिस्क्राइब किए। अच्छा नो क्लेम बोनस, इसके ऊपर GST नहीं लगेगा, इसको छोड़। अच्छा सेक्शन 52 में जो या 51 में जो रजिस्ट्रेशन लिए होते हैं, क्या वो सुओ मोटो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे? वो भी अब वो कह रहे हैं कि ये अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन देयर रिक्वेस्ट।
म्यूट कर लीजिए, किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। ये लॉ नहीं समझ में आया, क्यों आईजीएसटी में क्यों चेंज कर रहे हैं? आईजीएसटी का क्या कानून है, मैं आपको दिखाता हूँ। 12(8) The place of supply of services by transportation of goods, including by mail or courier, to a registered person shall be the location of such person. A person other than a registered person shall be the location at which such goods are handed over for their transportation. तो मैं अगर दिल्ली से तमिलनाडु गुड्स मूव कर रहा हूं और तमिलनाडु वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगर तमिलनाडु वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स उसको दिल्ली में दिया जा रहा है तो दिल्ली हो जाएगा। ए और बी। इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया और लिखा कि अगर वेयर द प्रोवाइडेड देयर वेयर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स इज टू बी प्लेस आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, जो सेक्शन 13 में भी लिखा हुआ है कि अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है, मान लीजिए हो क्या रहा है, सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल होता है? जब सप्लायर या रिसिपिएंट में, सप्लायर इंडिया का हो, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, या ये आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया, या दोनों आउटसाइड इंडिया, तो 13 एप्लीकेबल। 12 कब एप्लीकेबल हो? जब दोनों इंडिया का हो। ठीक बात है। अब जो गुड्स भेज रहा है और जिसको जो सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इस सप्लायर को अगर मेरा गुड्स यहां भेज दो, बाहर यूएस से भेज दो, तो यहां पर अगर जैसे ये करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाता है? इंडिया ही आ जाएगा। हेलो, बताइए, आई लगाएगा या C+S लगाएगा? हाँ सर। सप्लायर भी इंडिया का, मान लीजिए रजिस्टर्ड सप्लायर है, आरपी है, गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, आई लगाएगा या C+S लगाएगा? आई लगेगा। आई कैसे लगेगा? अगर ये नहीं होता, ये प्रोवाइजो नहीं होता, तो ये तो इसको C+S लगा के दे देता। यस। सप्लायर, मान लीजिए सप्लायर भी दिल्ली का और रिसिपिएंट भी दिल्ली का, तो C+S लगा देता। ठीक बात है ना? बट द गुड्स आर मूविंग आउटसाइड इंडिया। तो मुझे याद नहीं है, हमने कुछ बताया था इसके बारे में, इसको सेक्शन 13 के साथ अलाइन किया और इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानना के बेसिस पे ये रिफंड लेना चाह रही थी जो गुड्स आउटसाइड इंडिया भेज रही है, तभी ये प्रोविजन लेके आए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोवाइजर डिलीट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या रीजन है। सर्कुलर टू बी इशूड, अच्छा सर्कुलर टू बी इशूड है फॉर क्लैरिफाइंग द इश्यूज, डिलीट नहीं कर रहे, सॉरी सर, pertaining to the place of supply of services for transportation of goods in terms of this and availability of input tax credit to the recipient of such supply। ये देखिए प्रोवाइजर डिलीट कर रहा है। क्यों डिलीट कर रहा है भगवान मालिक? तो ये सर्कुलर आएगा तभी पता लगेगा कि इसका कारण क्या है। किसी को कोई आइडिया व्हाई दे आर डिलीटिंग दिस? जब लेके आ रहे थे तब तो बहुत सारे कारण थे इनके पास। चलिए ये देख लेते हैं। Issuance of following circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayers at large. Procedure for verification of ITC in cases involving difference in input tax credit in 3B vis-a-vis available in 2A during financial year 17, 18, 18, 19। देख लीजिए आ गया ना। अब ये सर्कुलर आएगा। महाराष्ट्र का सर्कुलर क्या आया था? वे 17, 18, 18, 19 में अगर डिफरेंस है तो भी क्रेडिट अलाउ किया जाए। याद है ना आपको? लेजर बेसिस पे। हाँ सर। हाँ सर। इसका हमने तो वीडियो भी बनाया था। यस सर।
ये रहा, ये तो है Yes. 25 फरवरी 2022 हम्म, इनका इंटरनल सर्कुलर था कि भैया अलाउ, इसका हमने ये वीडियो बनाया। GST to mismatch still ITC is available. देखिए सेंटर भी कुछ ऐसा लेके आए, सेंटर लेके कैसे आएगी भगवान मालिक है। ये तो वो लेके आ ही रहे हैं क्या, ये क्या लेके आ रहे थे यहाँ पर रूल, नया रूल 37A, जहां पर सप्लायर जब पे करेगा तब आप रीअवेल कर लीजिए। इसके साथ वो रिलेट कर देंगे पता नहीं। क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75। अच्छा, इसीलिए अब ये देखिए क्या है रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, ये क्या करेंगे भगवान मालिक है। आज के डेट में अगर 73 या 74 का नोटिस इश्यू करना होता है तो जनरली क्या करते हैं वो, 73 74 का नोटिस में अगर उनके पास ऑप्शन हो तो कौन सा नोटिस इश्यू करता है ऑफिसर, 74 इश्यू करता है, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ फ्रॉड। जब आप प्रूव कर देते तो ये फ्रॉड का केस नहीं है, तो ये जो नोटिस इसने 74 में इश्यू किया है, इट बिकम्स डीम नोटिस अंडर सेक्शन 73। यस और नो? जी सर। ये देखिए 75 सबसेक्शन 2, where any appellate authority appellate tribunal court concludes that the notice issued under section this is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person deeming as if the notice were issued under section 73 subsection 1। जैसे ही वो नोटिस 74 का 73 सबसेक्शन 1 में हो जाता है, वो जो 5 साल की डिमांड निकालने की कोशिश करता है तो 2 साल तो खत्म हो जाता है, फिर वो 3 ही साल का डिमांड निकाल पाता है। ठीक बात है। अब इसमें ये क्या वो सर्कुलर निकालना चाह रहे हैं, सर्कुलर ही है, क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ दिस। तो जो मैंने अभी बताया था कि वो 5 साल का पीरियड ऑटोमेटिकली 3 साल का हो जाता है एज पर सेक्शन 73, तो शायद वो उसी को क्लैरिफाई करेंगे यहां पर इस सर्कुलर में। yes. क्लैरिफाइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, ई इनवॉइस इस पे एप्लीकेबल उस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमने ई इनवॉइस पे तो करीब करीब मुझे लग रहा 25 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाला था, और वो सारा 25 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हमने निकाला है वही वो क्लैरिफाई करेंगे कि कहां एप्लीकेबल है कहां एप्लीकेबल नहीं है। और जब आ जाए ये देखिए, ये रही इनवॉइस एग्जांपल्स, देख रहे हैं आरपी रिसिपिएंट, आरपी टैक्सेबल सप्लाई, एक्सेम्प्ट सप्लाई, यस नो कर रहे हैं ना हम लोग। कितने हो गए, 1 से लेकर 9, यहां पर 4 केस, तो 8 16 16 4 20, ये तो बहुत ज्यादा है, 8 10, तो बहुत सारे केसेस हैं। मुझे लगता है ये सारे केसेस उस सर्कुलर में वो लिखेंगे, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं लिख पाएंगे जितना हमने लिख दिया है। क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी, तो ये हो गया, ये क्लैरिफाई करेंगे। और क्लैरिफाई हमने पहले ही कर दिया है। मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी, बायोमेट्रिक आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, जब आप खुद से यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पैन नंबर से ही निकाल लेंगे। ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वो जो फिंगर से करते हैं वही वाला है ना? Yes, ये sir. पैन कार्ड से मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकाल देंगे, ये वाला जी जी। लिंक करेंगे। ये हमने पढ़ ही लिया, मैक्सिमम 3 इयर्स, ये हमने पढ़ ही लिया आपके साथ। कोई रिपोर्टिंग का इसके 88C DRC 01 भी पढ़ लिया। ऑनलाइन रिसिपिएंट में कुछ क्लैरिफिकेशन लेंगे, देखेंगे क्या है। कंप्लीट है? किसी को कुछ पूछना है या ऑब्जर्वेशन आप लोगों का तो जरूर बताइए, हम लोग वी कैन डिस्कस। कहिए कहिए।
कुछ छूट गया हम लोग से, अरे बता दीजिए, आप लोग चुपचाप हो जाते हो, यही बहुत दिक्कत है। सर काउंसिल मीटिंग की क्लासेस चल रही है सर? हाँ, आप आ नहीं रहे हैं, हम लोग मिस कर रहे हैं आप सबको। जी सर। हमने, मुझे लग रहा है 17-18 तक कर लिया, वो उसके ना यूट्यूब में वीडियो डालना रह गया है, वो अब आज या कल में सारा डाल देंगे। सर रूल्स 37 में जी मैं पेमेंट आपको प्रोफेशनली आपने बताया ना 118 रुपए है, हमने 50% पेमेंट कर दिया तो 50% का इनपुट ले सकता हूँ सर? यस यस, देखिए पहले भी ले सकते थे, लेकिन लोग लेते नहीं थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। अब ये जो अमेंडमेंट आएगी और अगर रेट्रोस्पेक्टिव आ जाती तो अच्छी बात है। अगर प्रोफेशनली 50 ले रहे हुए ये कर सकते हैं, इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 है जो 12 अक्टूबर 2017 तक एप्लीकेबल था जी अनरजिस्टर्ड से। आज ऑफिसर उसका अगर पकड़ लेता ऑडिट की में तो पेमेंट करवा देता है ना जी, और हम लोग कर भी देते हैं। तो लेट अस फाइट, हो सकता है उसका भी अमेंडमेंट आए, उसको भी रेट्रो करो भैया 1 जुलाई 2017 से, क्यों जबरदस्ती पेमेंट करवा रहे हो छोटा सा छोटा अमाउंट, उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और कोई सवाल? सर एक एनुअल रिटर्न में हाँ, कुछ सेक्शन जो है एनुअल रिटर्न में हम टेबल 17 में जो HSN कोड डालते हैं तो सेक्शन आकर अगर एग्जम्प्टेड है तो वो सेक्शन आकर है ना, फॉर एग्जांपल साल्ट है 2501 तो वो सेक्शन कोड ही नहीं उठा रहा है सर। वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने आधा घंटा लगाया था। ये एनुअल रिटर्न का जो ऑफलाइन टूल है, ऑफलाइन टूल से ही कर रहे हैं आप शायद? जी जी, वो पता नहीं कुछ गड़बड़ है उस ऑफलाइन टूल में, आप ऑफलाइन टूल से आप फाइल नहीं कर पाएंगे HSN कोड। जी सर मेरा केस भी हो रहा है सर, ऑफलाइन टूल में वो HSN कोड नहीं ले रहे हैं। हाँ, HSN तो मैंडेटरी कर दिया, लेकिन ऑफलाइन टूल उन्होंने शायद कुछ किया ही नहीं है, वो HSN के साथ उन्होंने रिलेट नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं जब उसको वैलिडेट कर रहा हूँ शीट को, तो वो शीट में क्या हो रहा है, कभी कुछ गलती आ जा रहा है, कभी कुछ गलती आ जा रहा है। और मैं आपको दिखलाता हूँ, मैंने तो डिलीट भी मार दिया सब। अच्छा, एक है मेरे पास। तो डेट बढ़ने वाली है सर? डेट बढ़ा रहे हैं आप? एक्सटेंशन की कुछ नहीं। HSN आप ऑफलाइन टूल से फाइल नहीं कर पाएंगे। सर जो अच्छा, मैंने 65 डिलीट वाले कर ऑडिट दिया। पे आते हैं ना, 65 वाले सर जो आते हैं ना ऑडिट पे सर, हाँ हाँ, ओ ये 9(9)C को देखते भी नहीं है सर उन लोग। अच्छा, तो जस्ट एक कंप्लायंस करके छोड़ देते, आपने किया ओके, दिखाओ कॉपी ओके। अभी वो हाँ फर्दर उनकी चेकलिस्ट से जाते पूरे। हाँ। अब जैसे ये है ना, ये वाला HSN में डाल रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयर कीजिए सर। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब जैसे ये वाला HSN है और ये वैलिडेट कर रहे हैं, मैंने डिलीट मार दिया, हो ही नहीं रहा वैलिडेट, किसी एंगल से वैलिडेट नहीं हो रहा, कभी कुछ गलती कभी कुछ गलती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और कोई सवाल कीजिए। इन्होंने सर HSN में पहले 4 महीने तो रेट वाइज कंपलसरी नहीं किया था, उसके बाद कंपलसरी किया टैक्स रेट वाइज। और GSTR 1 में भी तो नहीं मिलता है वो टैक्स रेट स्टार्टिंग की। हाँ, और देखिए मैं एक HSN आया 4215 करके कुछ था HSN, और वो HSN एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। मेरा केस भी वो है, ऑनलाइन टूल में भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं सर। ये 4920। और व्यापारी बोल रहा है कि भैया मेरे पास इनवॉइस आया 4920 लिखा हुआ, हमने भी 4920 लिख दिया, और 4920 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ही नहीं।
तो ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे जहां पर व्यापारी ही गलती कर रहा है। दिखाता हूँ 49, ये खत्म हो गया, यहाँ पर 4920 है ही नहीं। ऐसे भी केसेस हैं। और बताइए। और एक रिफंड टू अनरजिस्टर्ड डीलर पर्सन के लिए कुछ अमेंडमेंट उन्होंने प्रेस्क्राइब हाँ, किया कुछ ना, लेके आ रहे हैं। हाँ, कुछ लेके आ रहे हैं, मैंने इसके ध्यान नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिसका बनता इन्वेंट्री है, ड्यूटी स्ट्रक्चर। ऐसा उनके बारे में कैंसलेशन होता है बाद में आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, हाँ, तो उनको रिफंड पहले मिलता नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने इसे कुछ रूल लेके आ रहे हैं, ओके रिकमेंड किया है अमेंडमेंट। ओके ओके। और वो भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी उसका भी, अच्छा। जो कैंसिल करते हैं ना उसके बाद में, हम्म। जो 31 मार्च को हो गया या 20 फरवरी को हो गया, बाद में दिसंबर में उन्होंने कैंसिल किया, तो उसका रिफंड जो है उसका कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन किए काउंसिल ने रूल चेंज करने के लिए। ओके। अरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो जाए तो रिसिपिएंट को कहते हैं कि भैया कि हम आपका क्रेडिट रिवर्स करवा देते हैं, ठीक बात है। बराबर है सर। अब फिर बाद में कोर्ट में वो जीत जाता है, फिर क्या करेंगे? तो फिर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और इसका क्रेडिट रिवर्स करवा दिया, और फिर ये केस जीत जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा? सर वो फेक इनवॉइस के केस में यही तो हो रहा है सर। हाँ, ये तो कितना, मतलब ये जो अमेंडमेंट आया है प्रेस रिलीज में, जहां पर ये कह रहा है कि जब सप्लायर रीपेमेंट कर देगा, जब भी पेमेंट करेगा आप रीअवेल कर लीजिए, वो केस ये क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर? उसको भी लिखते वो, कहाँ गया? और बताइए, और बताइए, ये वाला केस है। और कुछ? सर ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही बहुत सारी चीज क्लियर होंगी। हाँ, वो तो है। जो 3 साल का जो पीरियड बोल रहे हैं, रिटर्न होगा नहीं होगा या जो भी है, और वो जो आईजीएसटी का भी वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई में चेंजेस ला रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, वो ये मुझे समझ में नहीं। वो इंटरमीडिएटर के लिए है क्या है, वो चेंज देखना पड़ेगा सर। हाँ, वो प्रोवाइजर इंसर्ट किया और डिलीट कर रहा है, 1 साल 2 साल भी नहीं रहा वो प्रोवाइजर। चलिए फिर कल मिले। सर वो जो जनवरी से जो क्लास चालू होगा ना सर, अभी वो डेट फिक्स नहीं है, वो चेंज करेंगे। अभी पहले हम लोग रिफंड की क्लास, ऑनलाइन रिफंड की क्लास शुरू करेंगे। सर उसका फीस वगैरह कुछ मैंने क्लास मिस किया कि नहीं पता नहीं, क्या फीस लगाया आपने? फीस क्या लगाया करते हैं, आप अलग से बात कीजिएगा। ओके सर। रिफंड का क्लास क्या है? रिफंड की हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे, लाइव क्लास मतलब। पोर्टल में है सर? हाँ जी, पोर्टल में है ना सर? अभी डाला नहीं है पोर्टल में, अभी डालेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग जो किताब है वो किताब पूरी तरह से हमने चेंज कर दिया है। सर अपनी किताब से? हाँ, अभी मैं दिखलाता हूँ आपको। तो कब तक आएगी? देखिए वॉल्यूम 1 तो रेडी है, तो ये देखिए अब किताब बेसिक टू एडवांस जीएसटी लॉ, द ओनली बुक व्हिच मेक्स यू अंडरस्टैंड जीएसटी लॉ इन अ वेरी इजी वे, सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीजेस, जीएसटी काउंसिल मिनट्स, डीप इंटरलिंकेजेस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, चार्ट्स, कमेंट्स, जजमेंट्स, masterlearning.com में। ये वॉल्यूम 1 है। इसके बाद हमने एक निकाल रहे हैं वॉल्यूम 2।
ये है जीएसटी नोटिसेस, हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस, और इसमें जो चैप्टर्स हैं उसके नाम लिख दिए। एडमिनिस्ट्रेशन, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डिमांड, रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, अपील, रिवीजन, एडवांस बिलिंग, लायबिलिटी टू पे, एंटी प्रॉपर्टी, जीएसटी प्रैक्टिशनर। ये फिर हम लोग एक किताब निकाल रहे हैं, जीएसटी रिफंड एंड आईजीएसटी लॉ। सीरीज बहुत लंबी है। हाँ, ये वॉल्यूम 3 होगी, रिफंड आईजीएसटी। फिर एक किताब निकाल रहे हैं, जीएसटी रेफरेंसर। लॉ, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर ऑर्डर को एक के साथ एक कनेक्ट करना शुरू करेंगे। वो जीएसटी लॉ में भी है, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंसर की तरह काम करेगा। मान लीजिए हम लोग एक सेक्शन में जितनी बार अमेंडमेंट आया, जिस नोटिफिकेशन से, वो नोटिफिकेशन नंबर ये सब लिख देंगे, लेकिन उस लॉ में क्या लिखा वो नहीं लिखेंगे, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा वो नहीं लिखेंगे। रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस के लिए। कभी कभी शायद आपने किसी ने पूछा कि भैया सेक्शन 50 में जो अमेंडमेंट हुआ है, किस किस नोटिफिकेशन से अमेंडमेंट हुआ है, इससे रिलेटेड कोई सर्कुलर आया है, या इसके बारे में जो बातें हुई है उसका सिर्फ नंबर दे दीजिए, बाकी तो मैं खोज ही लूंगा। ये इस तरह से काम करेगा। ये 4th वॉल्यूम। 5th वॉल्यूम जीएसटी मिनट्स होगा। तो वॉल्यूम 1 इज रेडी। अब मैं वॉल्यूम 1 में थोड़ा सा इसलिए भी रुका हुआ हूं कि जीएसटी मिनट्स थोड़ा बहुत और पढ़ लूं, तो उसमें भी मिनट्स का जो कुछ एक्सट्रैक्ट है वो मैं इस जीएसटी लॉ में डाल सकूं। बस यही रुका हुआ, बाकी तो रेडी है ही है। प्लस ये अभी 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की मीटिंग हुई है, अब इसके लिए नोटिफिकेशन ये सब आ जाएगा। वो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसमें अमेंड करके डाल देंगे। तो मुझे लग रहा है जनवरी से, हाँ जी, जनवरी तक, अभी दिसंबर चल रहा है ना, मुझे लग रहा है दिसंबर एंड तक हो जाना चाहिए। दिसंबर एंड तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और हम लोग मिनट्स की भी पूरी मतलब हम लोग खत्म हो जाएगा। हाँ, रिफंड क्लास इसी महीने स्टार्ट करें क्या सर? नहीं, रिफंड क्लास आप समझ लीजिए फरवरी में ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि वो जो किताब है रिफंड की उसको भी मुझे ठीक करना है, तभी शुरू करेंगे। जीएसटी के बाद ही होगा वो, जीएसटी के क्लासेस के बाद फरवरी में ही शुरू होगा। क्यों? कि वो जो जीएसटी रिफंड की जो किताब है उसको मुझे अमेंड भी करनी है, थोड़ी ठीक भी करनी है। सर अपने आईजीएसटी भी होने वाली है ना सर? रिफंड के तुरंत बाद आईजीएसटी शुरू कर, उसी में शुरू कर देंगे, रिफंड आईजीएसटी एक साथ। नोटिस रिप्लाई की क्लास सर जो चालू हो रही थी, नोटिस रिप्लाई क्लास तो खत्म हो गई, आपको खत्म हो गई। नहीं, एक एडिशनल चालू कर रहे थे ना सर? नहीं, वो तो मेंबरशिप वाली क्लास है ना। अच्छा, मेंबरशिप, वो जितने भी मेंबर्स हैं जो 8 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, 8 से 8:30, इसमें आपके नोटिस को हम लोग या आपके क्वेरी को डिस्कस करते हैं। तो ऑनगोइंग है ना सर? वो तो ऑनगोइंग है, चालू है सर वो क्लास। हाँ, मिनट्स के तुरंत बाद, मिनट्स खत्म होता है 8 बजे और 8 से 8:30 उसको शुरू कर देते हैं हम लोग। अगर कोई नोटिस है तो हम शेयर करें। कोई नोटिस है तो आप शेयर कीजिए। और वो सारे क्लास हमने रिकॉर्ड की हुई है, एक क्लास हमने रिकॉर्ड नहीं की तो गलती हो गई थी, और वो क्लास को हम लोग गूगल ड्राइव में अपलोड कर रहे हैं, या अपलोड हो चुका होगा, आप देख लीजिएगा। जितने भी नोटिस हमने डिस्कस किए थे वो 8 से 8:30 में, वो हम गूगल ड्राइव में अपलोड कर चुके होंगे। मैंने कल बोला तो था अपलोड करने के लिए, मुझे लगता है अपलोड कर दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा। सर सबको रहेगा कैसे सर रिस्ट्रिक्शन एक्सेस का? नहीं, वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस एक्सेस उन्हीं को रहेगा, दोज हु हैव मेंबर्स है वो। नहीं, मेंबर्स नहीं, जिन्होंने क्लासेस खरीदी हुई, जिन्होंने क्लासेस खरीदी हुई उन्हीं के पास एक्सेस है। लेकिन एक्सेस तो मेंबर्स को भी होना चाहिए, बाई चांस क्लासेस नहीं खरीदी हुई है तो सोचता हूँ उसके बारे में क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रिकॉर्डिंग बंद करके बात करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। वैट रजिस्टर्ड है, वैट रजिस्टर्ड था, हाँ, उसने जीएसटी में माइग्रेट कर दिया। बिजनेस का नाम एबीसी एंटरप्राइजेस रख दो चाहिए तो। कुछ दिन तक इसका बिजनेस चालू था, हाँ, ये नाम से, हाँ, बाद में वो बिजनेस नहीं कर पाया या कम हो गया बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर, हाँ,
हाँ, बाद में बिजनेस बंद हो, मतलब कर नहीं पाया। हाँ सितंबर 2020 में उसका सो मोटो कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन। अच्छा। हाँ, वहां तक एक क्लाइंट था अपने पास। हाँ बाद में उसने एक्टिविटी नहीं करके बोला। हाँ उसके बाद उसने अपने पास आया ही नहीं। अभी 2000 पिछले महीने में आया अपने पास। इन बिटवीन उसने दूसरा एक एंटरप्राइज चालू कर दिया। अच्छा। पार्टनरशिप फॉर्म होगा? ना प्रोप्राइटरशिप ही, XYZ करके। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सर? नहीं, वही बोल रहा हूँ सर, वही सबको ये डिफिकल्टी आने वाली है कभी ना कभी। नोटिस आ सकती है इसमें। सिमिलर एक ही का परसों एक नोटिस आया। हाँ, सेम पैन। हाँ सेम पैन। मैं बोलूँ क्या सर थोड़ा आगे? हाँ, मतलब बोलिए। अपन थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। उसने मेरे को बिना बताए उसने XYZ फॉर्म पे जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया। उस पे बोल रहा है कि मेरा मतलब इसने वॉलंटरी में नहीं लिया। टर्नओवर दिखाया 18.5 लाख रुपए। टर्नओवर कितना दिख रहा है? 18.5 लाख, 18,50,000। ये थ्रेशोल्ड से ऊपर तो नहीं है? नहीं है। ओके, तो वॉलंटरी हो गया। हाँ, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया। हाँ रजिस्ट्रेशन में जब डिफिकल्टी आई कि आपका पहला नंबर है करके, हाँ वो टाइम वो मेरे पास आ गया। अच्छा, यानी सेम पैन है। हाँ हाँ, तो मेरे को इसमें ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी। ये 18 लाख का जो बेसिक लिमिट मिलेगा करके बोल रहा है, वो शायद उसको नहीं मिलेगा बेसिक लिमिट। ठीक, सेम पैन है। बेसिक लिमिट क्या चाह रहे हैं आप, फिर से बोलिए। 18 लाख पे टैक्स नहीं भरेगा ना सर वो अभी। अनरजिस्टर्ड डीलर है करके बोलेगा वो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। नहीं, एक मिनट। थ्रेशोल्ड लिमिट ये रजिस्ट्रेशन करवा चुका है ना? हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन कर चुका है। ऑन प्रोसेस है ना सर? नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड। टर्नर रजिस्ट्रेशन क्या हुआ फिर? हाँ, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन पहले जो नहीं, पहले का माइग्रेट वाला तो कैंसिल हो गया। नंबर ABC वाला जो है ना, कैंसिल कैसे हुआ था सर? नहीं, वो आपने कैंसिल नहीं किया ना सो मोटा कैंसिल हुआ था वो टाइम। बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं सबको ये किसी ना किसी को दिक्कत आने वाला है सर। ये रीस्टोर होना चाहिए था, नया कैसे डाल दिया सर? मेरे केस में भी सर सुनिए ना सर, सेम मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। तो मेरे केस में जो सो मोटो कैंसिल किया था ऑफिसर ने, तो मैंने फिर उसका GSTR 10 वगैरह भर के उसको प्रॉपरली क्लोज कर दिया। और फिर मैंने नया अप्लाई किया और वहां पे बिजनेस कर रहे सर, कोई इशू नहीं है। सो मोटो का मतलब रहता है खुद से। मैंने खुद से जब कैंसिलेशन हो गया जिस डेट से, वो डेट का जो भी लाइबिलिटी या जो भी था कुछ नहीं था, वो तो मैंने 10 में उसको 0 करके फाइल कर दिया। 10 में उलट सर 10,000 पेनल्टी भर के उसका रिटर्न फाइल किया है। मैं भी 10,000 पेनल्टी भर के ही क्लोज कर दिया उसको सर। जब मतलब मैंने ऑफिसर से ये डिस्कस किया कि अगर मैं 10,000 पेनल्टी भर के GSTR 10 फाइल कर रहा हूँ तो क्या मैं लाइफ टाइम कभी भी GST नंबर नहीं ले सकता अगर मुझे लगा तो बोले आप कभी भी ले सकते हो। और सेम पैन पे हमने इशू किया और वहां पे सिर्फ आखिरी में वो 2 करके आया और नया बिजनेस स्टार्ट है कर रहा है सर, कोई इशू नहीं है, कोई नोटिस नहीं। लेकिन इसमें वो सर मैं ये बोलता हूँ कि ये जो उसने टर्नओवर किया इन बिटवीन, वो टर्नओवर गिना जाएगा क्या? मतलब हाँ, अरे पहले ये बताइए, उस पे लाइबिलिटी पेनल्टी जो 10,000 दिया आपने किस सेक्शन में दिया सर? ये GSTR पेनल्टी लगता है ना, पेनल्टी ऑटोमेटिक लगता है वहां पे। मैक्सिमम पेनल्टी है। लेट फी है, पेनल्टी नहीं है। ओके, ठीक है। नहीं, एक बात बताइए, जब रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने तो थ्रेशोल्ड लिमिट कहाँ से लगेगा? आपको 1-1 रुपए पे GST देना है? वही बोल रहा मैं सर, वही बोल नहीं सर जो जिस डेट से सो मोटो कैंसिल हो चुका है, मानो 30 सितंबर 2020 से अगर कैंसिल हो गया तो वो डेट से तो मैं अनरजिस्टर हो गया ना। हाँ, नहीं, नया रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। बिटवीन रजिस्ट्रेशन मैं बोल रहा हूँ सर 30 सितंबर 2020 को अगर नंबर कैंसिल हो गया है सो मोटो और GSTR 10 भी फाइल कर दिया वो मैंने फाइनल रिटर्न, तो मैं 1 अक्टूबर से तो अनरजिस्टर हूँ ना सर। 1 अक्टूबर से मैं 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च के बीच में अगर मेरा टर्नओवर होता है 18.5 लाख तो मैं कभी भी क्लेम कर सकता हूँ रिटर्न के लिए, वॉलंटरी जा सकता हूँ नया नंबर के लिए। बिजनेस मॉडल तो कोई फिक्स नहीं है ना सर कि वो चलेगा ही, नहीं चला तो मैंने बंद कर दिया। मुझे नया कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने स्टार्ट कर दिया। करेक्ट, बराबर सेम हुआ इसके लिए अमित सर।
तो इसने मैंने इसने हाँ। रजिस्ट्रेशन के लिए, नया रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई किया? नवंबर में किया अभी। मतलब 1 अक्टूबर 2020 को कैंसिल हुआ और नवंबर 2020 को अप्लाई ना किया? ना ना ना, अभी 22 में सर। अच्छा 22 में, ओके हाँ, ओके, हाँ। 22 फिर कोई इशू तो नहीं आना चाहिए उसमें? नहीं issue आएगा ना, हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं सर। नहीं, आगे आना जाके नहीं चाहिए। डिफिकल्टी आ सकती है, ऐसा लग रहा है। क्यों आएगा सर डिफिकल्टी? नहीं तो उसको कोई नोटिस आया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया कुछ। मेरे अच्छा, केस कुछ नहीं में आया। मेरे केस में नोटिस आया है। हमने प्रोप्राइटर को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट किया था। वो बोलता है पार्टनर का तो एग्जिस्टिंग सेम केस, बट प्रोप्राइटरी कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले प्रोप्राइटरी था, बंद कर दिया, अभी पार्टनरशिप किया है, बट वो एक सिंगल पार्टनर को ये आया है, नोटिस आया है, अब क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं किया बोल के। तो शेयर करूंगा सर, थोड़ा उसको वर्कआउट करके आपको शेयर करूंगा। ये क्या है? मतलब मान लीजिए ए था, अब एबीसी बन गया, एबीसी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, नोटिस ए को आया कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, ऐसा है? हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन एक्चुअली बंद हो गया है सर। इसका सुओ मोटो से बंद हो गया है। अच्छा, प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में किया तो ऑब्वियसली ये बंद हो जाएगा, करेक्ट? वो सुओ मोटो में बंद हो गया था। हमने उसको बोला आप प्रोप्राइटर से अच्छा पार्टनरशिप कर लो, कुछ बेनिफिट्स है इनकम टैक्स में, हम कर सकते हैं। हाँ, ओके, ये फैमिली मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स। हाँ, तो अभी उसको ये को नोटिस आया है, वो कल ही आया था, सैटरडे आया है। तो उसको थोड़ा वर्कआउट करके आपको शेयर करूंगा। ठीक है, डन। चलिए, और कुछ? कल मिलते हैं, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। मिनट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, वेलकम।